आइए सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हमारा योग दर्शन का तृतीय पाद समाप्ति की ओर चल रहा है। संभावना है आज ये पूरा तीसरा पाद विभूति पाद हमारा समाप्त हो जाएगा। हमारी अभी तक 69 कक्षाएं 69 क्लासेस हो चुकी हैं। आज ये हमारी 70वीं कक्षा है। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है योग दर्शन के नाम से। जो भी हमारे नए पाठक जोड़ते हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमशः सभी कक्षाओं को पढ़ें। चलिएगा, अपना जो कॉपी बनाई है उसको ओपन कर लीजिएगा, खोल लीजिएगा और पेन को हाथ में ले लीजिएगा। और गत कक्षा में हमने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। हमारे सूत्र हो गए हैं बावन सूत्र हो गए हैं। 3 सूत्र और हैं इस पाद के अंदर। आज पूरा प्रयास करेंगे समाप्त हो जाए हमारा। चलिए, तो आज सूत्र है 53वां। जाति लक्षण देशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति। चलिएगा, लिखिएगा। जाति लक्षण देशैः अन्यतानवच्छेदात् अन्यता, ऐसा है, अन्यता अनवच्छेदात् तुल्ययोः तुल्ययोः ततः प्रतिपत्तिः।
ठीक है, मैंने सूत्र को तोड़ के लिखा हुआ है। जाति और ये लक्षण देशैः अन्यता अनवच्छेदात् तुल्ययोः ततः प्रतिपत्ति। कहीं कहीं पर किन्हीं पुस्तकों में यहाँ पर अन्यता की जगह पर आपको ऐसा अन्यथा भी मिल सकता है, अन्यथा। ठीक है, अन्यथा और अन्यथा का कुल मिलाकर के अर्थ एक ही है, परंतु अधिक यहाँ पर जो उपयुक्त शब्द है वो अन्यथा ही है। परंतु कहीं पर किसी पुस्तक में अन्यथा लिखा हुआ है तो भी आप उसको गलत नहीं कह सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जो पिछली कक्षा में हमने सूत्र पढ़ा था कि क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेक विवेकजम ज्ञानम, कि क्षण और उसके क्रम पर संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, माने विवेक से उत्पन्न होने वाला ज्ञान उत्पन्न होता है, ये कहा था। ठीक है, अब उसी का फल बता रहे हैं कि उस जो विवेक ज्ञान है उससे भी क्या होता है, वो कहां काम आता है योगी के लिए। तो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं जाति लक्षण देशैः अन्यता अनवच्छेदात्। ठीक है, क्या है, जो भी वस्तुओं जो संसार के जो भी पदार्थ हैं, विषय हैं, उनमें हम भेद करते हैं। भेद करके अर्थात ये अलग है, ये अलग है, ये जो हम निर्धारण करते हैं, ये बोर्ड है और ये पेन है, ये कुर्ता है, ये बॉडी है, हम इनको अलग अलग देखते हैं, अलग अलग बोध करते हैं। तो कहते हैं संसार में जो पदार्थों में हमें जो भेद दिखता है, यानी एक पदार्थ दूसरे से जो भिन्नता दिखती है, हम भिन्नता का व्यवहार करते हैं पदार्थों के साथ में, उसका कारण क्या है, क्या उसका कारण क्या है। तो कहते हैं उसके 3 कारण हुआ करते हैं, जाति लक्षण देश। हम जाति को मान करके मानिएगा एक गाय है और एक है भैंस। भैंस माने एक उसको संस्कृत में बोलेंगे महिष जाति, गऊ को बोलेंगे गऊ जाति। अब हम ये कह रहे हैं कि ये गाय है और ये भैंस है, हम ये अंतर किस आधार पर कर रहे हैं, क्या पैमाना है। कोई पूछे हमसे तो हम कहेंगे ये इसमें गऊ जाति है इसलिए गाय कह रहे हैं, इसमें महिष जाति है इसलिए इसको भैंस कह रहे हैं। महिषी कह सकते हैं, महिषी है संस्कृत का शब्द भैंस के लिए प्रयोग होता है। अथवा और हटाइएगा, एक कोई मनुष्य खड़ा है और एक कुत्ता खड़ा है, हम उसको अलग अलग देख रहे हैं कि ये मनुष्य है ये कुत्ता है। कोई हमसे पूछे कि आप इसको और इसको अलग अलग कैसे देख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर मनुष्य जाती है और इसके अंदर कुत्ता जाती है, कुक्कुर जाती है, इसलिए हम दोनों को ये अलग अलग कह रहे हैं। यहां पर ये क्या हो गया, जाति से भेद करके, माने जाति को आधार बना करके हम पदार्थों में भेद देख रहे हैं। माने एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से भिन्न का बोध कर रहे हैं। इसी प्रकार से संसार में कहीं पर भी घटा लीजिएगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये भी अपेक्षाकृत होते हैं। ठीक है, जाति में भी जाति होती, ध्यान रखेंगे। जैसे मानिएगा पशु जाति है, पशु जाति के अंदर
भैंस भी आ गया, गाय भी आ गई, और भी अनेक पशु आ जाते हैं, जिसके अंदर जंगली पशु आ जाते हैं, ठीक है, हिरण आ गया, चीता आ गया, ये सारे पशु आ जाते हैं। फिर उनमें भी जाती है, क्या गाय जाती है, भैंस जाती है, हिरण जाती है, शेर जाती है, वो भी आपस में, तो ये अपेक्षाकृत होती हैं, ठीक है। इसका लक्षण ये होता है कि अनेकों में एकता का दर्शन जहां होता है, माने अनेक पदार्थों में हमें उन सभी में कुछ एकता दिखती है, वो एक जाति की होती है, समान जाति की होती है। अनेकों में एकता का दर्शन जो होता है हमें, वही उसकी जाति होती है। जैसे संसार के आप सभी मनुष्यों को खड़ा कर दीजिएगा, तो उसमें हमें कुछ, हमारी बुद्धि एक ऐसा देखेगी, उन सब में हमको ये लगेगा हाँ ये सभी मनुष्य हैं, लगेगा। भाई आप अमेरिका का व्यक्ति ला करके खड़ा कर दो, भारत का कर दो, चाइनीज कर दो, पाकिस्तान का कर दो, बांग्लादेश का कर दो, इंग्लैंड का कर दो, फ्रांस का कर दो, जर्मन का कर दो, रसिया का कर, रूस का कर दो, आपको पूछे भाई ये कौन है, तो आप कहेंगे सभी मनुष्य हैं, क्योंकि उनमें आपकी बुद्धि कुछ समानता देख रही है। और वो समानता ऐसी होती है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जाता, बस उसको हमारी बुद्धि समझ लेती है। क्या बुद्धि समझ लेती? तो अनेकों में जो एकता हमें दिखती है, बस वही जाति होती है। तो इन्होंने कहा इसी प्रकार से लक्षण, ठीक है, कि जाति के द्वारा, लक्षण के द्वारा। लक्षण के द्वारा कैसे, देखिएगा, जैसे हमारे पास में दो गाय हैं, क्या है, दो गाय हैं, एक गाय है काली और एक है सफेद। हमें कोई पूछे, हम यही तो कहेंगे ये गाय अलग है, ये गाय अलग है। जब हम जाति के आधार पर देखेंगे तो क्या हमको दिख रहा है भाई दोनों गाय हैं, दोनों गाय हैं, तो इसका मतलब वो अलग अलग नहीं है। भाई जाति के आधार को निमित्त बनाएंगे तो वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, जो ये भी गाय ये भी गाय है, मतलब एक ही है। तो कहते हैं नहीं, वो एक जाति के होने पर भी उसमें लक्षण भेद होने पर भी उसमें पृथकता का बोध होता है। क्योंकि लक्षण क्या है, ये गाय काले रंग वाली है और ये गाय कैसी है, सफेद रंग वाली है। एक जाति होने पर भी इन दोनों के लक्षण पृथक पृथक हैं, इसलिए हमारी बुद्धि भेद कर देती है, एक समान जाति वालों में भी भेद कर देती है, ये गाय अलग है, ये गाय अलग है, अर्थात दो गाय हैं। इस प्रकार से हम संसार में भेद करते हैं वस्तुओं में, ठीक है। अब एक उदाहरण देश का इन्होंने जो उदाहरण दिया है वो ये दिया है इसमें कि दो आमले लिए हमने, क्या, या मानिएगा हमने दो पके आम लिए, माने दो आम, उनका आकार बराबर है, दोनों का रंग भी एक है, पीले हैं, एकदम झक पीले, दोनों पीले दिख रहे हैं। अब हम उनको कह रहे हैं ये दो आम हैं। अब इसमें क्या है, जाति आम, अब उस फल की जाति क्या है, आम, दोनों आम जाति से तो एक है, इस वाले फल की भी एक है, माने इस वाले आम को भी आम कह रहे हैं, इस वाले को आम्रत्व जाति है। जाति के आधार पर तो भेद नहीं कर सकते, हम उनको दो नहीं कह सकते, ठीक है। और लक्षण के आधार पर भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो आकार इस आम का वही आकार इसका है, जो रंग इसका है वही रंग इसका है, कोई रंग में भी हमें अलग नहीं होता, अनेक ऐसे देखे जाते हैं। तो फिर भी हमारी बुद्धि कहती है, हम कहते हैं कि ये दो हैं,
ये दो हैं, ये अलग है, ये अलग आम है, ये अलग है, तो उसमें क्या भेद है? हम उसमें भेद किस आधार पर कर रहे हैं? तो कहते हैं देश। देश अर्थात जो वो दो आम हैं, समान जाति वाले होने पर भी क्या है, उनका स्थान भिन्न है। क्या है? स्थान भिन्न है, अर्थात एक आम जिस स्थान पर रखा है दूसरा आम वहां नहीं रखा। हम कहेंगे कि भाई ये आम इस आम से इस साइड है और ये वाला आम इस आम से इस साइड है, ये इससे पूर्व है, ये इससे पर है। हम इसलिए इनको दो कह रहे हैं। भाई यदि आप इसमें आज थोड़ा सा चित्र बनाएंगे, चित्र मुझे बनाना आता नहीं है वैसे आम का, ये बना दिया मैंने आम, ऐसा होता नहीं आम वैसे। ये मानिएगा, ठीक है, एक आम ये हो गया आपका, ये दो आम हो गए ऐसे मानिएगा, है आम नहीं, ऐसे मिर्ची सी बन गई है, पर कोई बात नहीं, आम मान लीजिएगा। अब ये भी जाति आम है, इसकी इसकी भी आम जाति है, इसका भी कलर पीला मानिएगा, इसका भी पीला मानिएगा आप। अब हम कहेंगे इसमें ये दो कह रहे हैं, इसमें हम भेद क्यों कर रहे हैं, इसको अलग अलग क्यों कह रहे हैं? तो यही कहेंगे ये वाला आम इससे पूर्व में है और ये वाला आम इससे पर में है। पूर्व पर देश के आधार पर हम इनको अलग अलग कह रहे हैं, भेद कर, ठीक है, ये होता है। तो ये कहते हैं जाति लक्षण देशई अन्यता। पदार्थों में हम जाति के आधार से या लक्षण के आधार से अथवा देश के आधार से उसमें भेद करते हैं। तुल्य पदार्थ होने पर भी भेद करते हैं, ये तुल्य हैं परंतु उनमें भेद हो रहा है फिर भी। तो कहते हैं अन्यता, अन्यता का बोध होता है, कहते हैं अन्यता अनवच्छेदात, ठीक है। ठीक है, यहां पर ये जुड़ेगा, ठीक। तो अन्यता, अब कहते हैं ऐसा, माने कभी कभी क्या होता है जो बहुत सूक्ष्म, अब योगी के विषय में जा रहे हैं, ये तो बड़े बड़े पदार्थ हो गए जो आंखों से दिख पड़ते हैं, परंतु हम सूक्ष्म में जाएंगे, सूक्ष्म में परमाणु की स्थिति में जाएंगे, क्या है, परमाणु की स्थिति में जाएंगे, सत्व रजस तमस की स्थिति में जाएंगे, तो वहां पर इन आंखों से तो नहीं दिखता, ठीक है। तो कहते हैं जब ऐसी स्थिति आ जाए जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, वहां पर जो समान दो पदार्थ हैं, तुल्यो हो, दो समान तुल्य हैं, समान जो दो परमाणु समान है, उनका आकार भी समान है और उनका सब कुछ समान है, तो अनवच्छेदात, अन्यता अनवच्छेदात माने अन्य का निर्णय ना होने पर कि ये परमाणु इससे अलग है या दोनों एक हैं, इसका निर्धारण न होने पर कहते हैं ततः, उसने जो भेद का ज्ञान होता है योगी को, माने योगी यदि भेद का ज्ञान उसमें करता है तो वो किससे होता है, ततः माने वो विवेक ज्ञान से होता है। क्यों, ध्यान रखेंगे, क्योंकि दो परमाणुओं में, तुल्य परमाणुओं में उनकी जाति भी एक होती है, उनका लक्षण भी एक होता है और वो स्थान नहीं घेरते, कुल मिलाकर के परमाणु स्थान जैसा हम सोचे स्थान नहीं घेरते, इसलिए उनको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये परमाणु इस परमाणु से पूर्व और पर है, उनमें ये भी भेद नहीं होता। परंतु ये परमाणु अलग है, ये परमाणु अलग है, इसका जो भेद होता है, जो भेद देखता है योगी ही देख सकता है, वो किस आधार पर देखता है, कहते ततः माने उस विवेक ज्ञान से योगी उस सूक्ष्म परमाणुओं में भी समान जाति, समान लक्षण और समान स्थान होने पर भी भेद का बोध कर लेता है,
तुल्य हो, तो समान तुल्य परमाणुओं में भी तथा उस ज्ञान से प्रतिपत्ति ही माने निश्चय कर लेता है, बोध कर लेता है कि ये परमाणु दोनों अलग अलग हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये, ठीक है। अब ये कहेंगे कि योगी को जो परमाणुओं में, परमाणुओं के अलग अलग का जो बोध होता है वो किस ज्ञान से होता है? विवेकज ज्ञान से होता है। बस ये बात आ गई कुल निकल करके, ठीक है। ये समझना है, मैंने आपको समझा दिया सरल भाषा में, ठीक है। जाति लक्षण देश अन्यता अनवच्छेदात्मन, अन्यता का जाति के द्वारा अथवा लक्षण के द्वारा अथवा देश के द्वारा पदार्थों में, तुल्य पदार्थों में, दो तुल्य पदार्थों में या दो से अधिक में अनवच्छेदात माने निर्णय ना होने पर, माने भेद की प्रतीति ना होने पर, फिर उसमें जो निश्चय करता है कि ये अलग अलग है, वो किससे ज्ञान होता है? वो विवेक ज्ञान के द्वारा प्रतिपत्ति माने निश्चय होता है। चलिएगा, ये हो गया, सरल है। अब आगे वाले सूत्र पर आ जाइएगा। सूत्र संख्या है हमारी 54। आज समाप्त करना है, ये कुछ भी हो। अब तो सरल सूत्र, अब कोई बात नहीं, ठीक है। तारकम सर्व विषयम, सर्वथा विषय क्रमम, क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम च इति विवेकजम ज्ञानम। ये कहते हैं कि विवेक ज्ञान को, मान विवेक ज्ञान को हम कैसा समझ, विवेक ज्ञान कैसा होता है ये तो बता दिया। विवेक ज्ञान से ये होता है, विवेक ज्ञान का विषय बता रहे हैं। विवेक ज्ञान कैसा होता है? कहते हैं तारकम, तारकम अर्थात बिना निमित्त के, बिना निमित्त के स्वयं की प्रतिभा से, स्वयं के ही अनुभव से उत्पन्न हुआ ज्ञान। ध्यान रखेंगे, बिना निमित्त के अपनी ही प्रतिभा से स्वयं। जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं और इससे अधिक बातें बताता हूं, उसका निमित्त क्या होता है? ये सूत्र हुआ करते हैं, इनको आधार बना करके ही मैं और आपको अधिक बातें बताता हूं। ध्यान रखेंगे। परंतु कहते हैं तार्क माने जो कुछ बातें हमें ऐसी भी हम जानते हैं जो हमने कहीं पर पढ़ी नहीं है, स्वयं हमारी प्रज्ञा में आते हैं। जब हम ध्यान की अवस्था, एकाग्रता माने एकाग्र स्थिति में बैठते हैं, आप चिंतन कीजिएगा तो आपको कुछ नया अपने आप ही ज्ञान होगा। माने स्वयं की, माने कोई उसमें दूसरा पुस्तक का या किसी दूसरे का अनुभव आदि काम नहीं आएगा, वो काम उसमें नहीं आएगा, वो आपका स्वयं का ज्ञान होता है। जैसा ऐसा कह सकते हैं कि जो भी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने नई खोज की, क्या है, नई खोज की, तो उनका वो जो नई खोज का ज्ञान है वस्तुतः वो किसी का निमित्त नहीं है, किसी का निमित्त नहीं है।
अनेक आविष्कार हुए हैं वर्तमान में भी 21वीं शताब्दी में, उनका हम ये निमित्त नहीं मान सकते। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे जी कि वो तो भारत में पहले से था, वो तो यहाँ से ज्ञान को लेके, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सही बातें नहीं होती है। ठीक है, उन्होंने जो भी आविष्कार किए हैं, वो उन्होंने जो भी पाश्चात्य लोगों ने जो वर्तमान में हमें दिख रहे हैं, वो उन लोगों की स्वयं की प्रज्ञा है। ध्यान रखेंगे, क्या है? उनकी स्वयं की प्रज्ञा है। ऐसे ही भारत देश के अंदर भी, भारत देश के अंदर भी प्राचीन काल में यहाँ के जो ऋषि लोग थे, वो कुछ नए नए उन्होंने विचार दिए हैं ज्योतिष पर और भी दर्शनों पर, वो उनकी स्वयं की प्रज्ञा है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, ऐसे ज्ञान को क्या बोलते? तारकम सर्व विषयम। और वो क्या है? विवेक ज्ञान होता है, वो सभी विषयों को छूता है, माने सभी विषयों को जानने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है, ये कहा। और कहते हैं ऐसा ज्ञान वास्तव में जो तारक ज्ञान होता है, वो क्या योगी को भवसागर से, संसार से तारने वाला होता है, मुक्ति कराने वाला होता है। और ये सर्वथा विषयम। ठीक है, विषय को माने कोई भी विषय है, उसको सभी प्रकार से, उसके सभी पहलुओं का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान कराने वाला होता है। वास्तव में कोई भी वस्तु है, कोई भी विषय है, उसको सब प्रकार से वो ज्ञान जान लेता है। जैसे ये पेन है, इसको सब प्रकार से, इसके सभी पहलुओं का ज्ञान कराने वाला होता है। ठीक है, और आगे का अक्रमम, ध्यान रखेंगे, अक्रमम च, जो ऐसा ज्ञान होता है इसमें क्रम नहीं होता। ये थोड़ा सा आपको भी समझने में कठिनाई हो सकती है। इस ज्ञान में योगी को जो भी ज्ञान होता है, उसमें पूर्व पर और नहीं होता, भूत भविष्यत और वर्तमान नहीं होता। वो जो भी कुछ देखता है, वो बिना क्रम के, अक्रम के वो समझता है एकदम। ये बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त करने के बाद ही ये बात समझी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हम संसार में जी रहे हैं, और संसार में जीते हुए प्रति क्षण हमें भूत, वर्तमान और भविष्य के दौर से गुजरना पड़ता है। कहते हैं जो ये वाला ज्ञान होता है विवेक ज्ञान, इस विवेक ज्ञान में कोई क्रम नहीं होता कि इस चीज का पहले ज्ञान हो रहा है, उसका बाद में हो रहा है, उसका नहीं। सब जो भी कुछ ज्ञान होता है एक समय में लगातार निरंतर होता है, इसमें कोई क्रम नहीं होता आगे पीछे का, ये मानिएगा। योगी को जब विवेक ज्ञान, वो विवेक ज्ञान का जब प्रयोग करता है, तो जो भी उसको ज्ञान हो रहा होता है, वो उसमें भूत भविष्य और वर्तमान नहीं हुआ करता। ठीक है, बस इतना कहना था इनका। तो ऐसा जो होता है उसी वो विवेक ज्ञान होता है, माने इसी को वास्तव में तत्व ज्ञान कहते हैं। तो यही यहां पर भी हिंदी में लिखा है, मैंने हिंदी में आपको समझा दिया है। चलिएगा, अब चलते अंतिम सूत्र पर। ये बहुत बहुत विशेष ज्ञान है जी। ठीक है, इसकी उपलब्धि करके ही योगी मुक्त हो ही जाता पूरा एकदम। 54 55 55 अंतिम सूत्र है इस पाद का। सत्वपुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। अब कैवल्य पाद आ रहा है, तो अब कैवल्यम पे छोड़ रहे हैं। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। ठीक है, तोड़ दिया है, कैवल्य मिति भी कह सकते, कैवल्य मिति भी कह सकते। ये कहते हैं कि सत्व माने चित्त, बुद्धि, मन, पुरुष माने आत्मा।
उस चित्त की और पुरुष की शुद्धि साम्य, दोनों की समानता से शुद्धि होनी चाहिए। मैं चित्त भी शुद्ध होना चाहिए और आत्मा भी शुद्ध होनी चाहिए। कोई विकृति नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। चित्त भी पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, बुद्धि चित्त, और पुरुष भी माने आत्मा भी शुद्ध होना चाहिए पूरी तरह से। तब जाकर के कहते हैं कैवल्यम माने मोक्ष होता है। तो यदि आत्मा शुद्ध हो गई और बुद्धि अशुद्ध रही तो भी मुक्ति नहीं होगी। बुद्धि शुद्ध हो गई, आत्मा अशुद्ध रही तो भी मुक्ति नहीं होगी। इनका कहना ये कि बुद्धि और पुरुष की शुद्धि होने पर ही समान रूप से, दोनों समान रूप से शुद्ध होने चाहिए, कहीं विकार नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। तब कहते हैं कैवल्य होता है, मुक्ति होती है योगी की। ठीक है, इतना है इसका। तो ये हो गया, चलिएगा। तो ये हमारा क्या है, कहते हैं कि जैसे जैसे चित्त को हम शुद्ध करते जाते हैं वैसे ही वैसे हमारी आत्मा भी शुद्ध होती जाती है। ठीक है, क्योंकि आत्मा में तो वही हमको दिखाई देता है जो चित्त में होता है। ठीक है, परंतु यहां पर ये यही कह रहे हैं कि बुद्धि और पुरुष दोनों समान रूप से शुद्ध होने चाहिए, अशुद्धि नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी, तो कैवल्य नहीं होगा। तो अब कैवल्य प्राप्त करने के लिए योगी को बुद्धि और आत्मा को शुद्ध कर लेना चाहिए पूरी तरह से अपनी साधना के द्वारा। अब अगली कक्षा में हमारा चौथा पाद आरंभ हो जाएगा कि कैवल्य पाद जन्म औषधि मंत्र मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। इसके अंदर 34 सूत्र हैं। तो अब 10-12 कक्षाओं में आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो 70 कक्षाएं हो गई हैं, लगभग 85 कक्षाएं या 82 कक्षाओं में हो जाएगा हमारा कोर्स तैयार। अब मैंने बहुत परिश्रम किया है, बस मैं आपसे यही अपेक्षा रखता हूं कि आप इस कोर्स को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहें। जो पढ़ना चाहें पढ़ लेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम।